ये बेटा आपके अजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। अजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन में होता है क्या और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो पहले बेटा आपको बता दें। अजर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन में एक अजर्शन दिया होगा, यानी कि कोई एक कथन दिया होगा, ठीक है ना। कोई भी एक कथन दिया होगा, अजर्शन दिया होगा, उस कथन के अकॉर्डिंग उसका एक कारण यानी कि रीज़न दिया होगा, ठीक है ना। कारण दिया होगा, जैसे हम बोल रहे हैं रीज़न, यानी एक अजर्शन कथन और एक रीज़न कारण दिया होगा। हमें ये देखना होता है कि जो भी अजर्शन है उसके अकॉर्डिंग रीज़न है कि नहीं। अजर्शन और जो रीज़न है उसका क्या कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर अजर्शन का सही आंसर रीज़न है तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन, यानी कि ए। अगर बोथ ए एंड आर ट्रू, अगर दोनों सही है लेकिन आर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है रीज़न की, रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है एक यानी अजर्शन की, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर दोनों में से क्या है कि ए ट्रू है यानी अजर्शन ट्रू है, आर फॉल्स है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। डी के अकॉर्डिंग अगर अजर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसको देखना होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। दूसरी बात यह है कि इसको करते कैसे हैं, तो बेटा हमें ये समझना होता है कि जो अजर्शन दिया हुआ है उसका क्या मतलब है और क्या उसका रिलेशन रीज़न के अकॉर्डिंग है, यानी कि अजर्शन रीज़न को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी अजर्शन और रीज़न क्या कॉम्बिनेशन सही से है या नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। तो पहला अजर्शन अगर देखते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी, बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद गौरी की जब डेथ हो गई थी 1206 में, 1206 में, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने एक डायनेस्टी को बनाया था, दिल्ली डायनेस्टी के अंडर में स्लेव डायनेस्टी। तो ये तो बिल्कुल अजर्शन तो ठीक है। रीज़न क्या है इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ ये बात तो सही है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा था। एंड बेनिवोलेंट रूलर हु बिलीव्ड इन चैरिटी, और बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु टाइप का था जो चैरिटी वगैरह करता रहता था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि उसने स्लेव डायनेस्टी बनाई थी और यहाँ पर बताया कि वो बेनिवोलेंट था और चैरिटी करता था, तो ये अजर्शन अपनी तरफ से सही है, रीज़न अपने लेवल पे ठीक है, लेकिन रीज़न अजर्शन की सही से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु वॉज डिफीटेड बाय द बाबर। बेटा जो इब्राहिम लोदी था उसको बाबर ने डिफीट कर दिया था 1526 में, जो पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था। पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ था उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया था। अब डिफीट जब किया तो चूंकि वो लास्ट रूलर था, इसी वजह से वहाँ पर दिल्ली डायनेस्टी थी उसका एंड हो जाता है। जब कोई आखिरी राजा ही एक्सपायर हो जाएगा, हार जाएगा, तो वहाँ से उस डायनेस्टी का एंड हो जाएगा, ये तो ठीक बात है। यानी कि ये अजर्शन तो ट्रू है। रीज़न के देखते हैं, आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर इस्टेब्लिश, बात तो ये जो अजर्शन कह रहा है वही बात तो रीज़न भी कह रहा है, तो दोनों आंसर बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा कि अजर्शन और रीज़न दोनों ठीक है और रीज़न अजर्शन की व्याख्या भी, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। दूसरा देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेरी पावरफुल, ठीक बात है, चोला एडमिनिस्ट्रेशन पावरफुल था और जो उनकी अपनी लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट भी हुआ करती थी, जैसे विलेजेस में, टाउन्स में, वहाँ पर उनकी सेल्फ गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो अजर्शन ठीक है, ट्रू है। रीज़न को अगर हम देख लेते हैं तो रीज़न क्या है बेटा कि एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लोकल गवर्नमेंट, वही बात तो कह रहा है जो अजर्शन कह रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी आर ए की कर रहा है। अजर्शन नेक्स्ट देख लेते हैं, द टेम्पल्स अंडर चोलाज वर चीफ सोर्सेस ऑफ रिक्रिएशन, यानी कि जो रिक्रिएशन था, जो भी चीफ सोर्सेस थे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के, वो टेम्पल्स हुआ करते थे। तो चोला एम्पायर में टेम्पल्स की बड़ी भूमिका हुआ करती थी। रीज़न कह रहा है कि द टेम्पल्स वर अ काइंड ऑफ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ ऑल कल्चर एंड ट्रेडिशनल एम्पायर, बिल्कुल सही बात है बेटा।
यहाँ पर जो टेम्पल्स हैं, मैंने आपको क्या बताया, कल्चरल और ट्रेडिशनल जो एम्पायर में बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे जो टेम्पल्स थे, चाहे वो चीफ सोर्सेज के अकॉर्डिंग हो जाएगा, चाहे वो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, चाहे वो उसको जो एम्पायर था चोलास का, तो दोनों ही असर्शन और रीज़न एक दूसरे को ठीक कर रहे हैं। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर लेयर, नेमली क्रस्ट, मेंटल और द कोर। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से, मैंने आपको बताया था इस तरीके से कि मान लो एक अर्थ है, ये अर्थ की जो है एक लेयर है, तो यहाँ पर जब सबसे ऊपर होती है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, उसके बाद मेंटल हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है बेटा, यहाँ से मान लो ये कोर हो जाएगा। कोर का भी आउटर और इनर पार्ट होता है, मेंटल का भी दो, एक जहाँ से लेयर स्टार्ट होती है, एक जहाँ से लेयर ख़त्म होती है। तो मेंटल का भी अपना आउटर इनर जो है एक लेयर होती है जहाँ पर सेपरेशन होता है मेंटल का, और जो है वो जो क्रस्ट है। ओके, तो वहाँ को हम उसको भी देखते हैं। तो ऊपर सबसे जो है ये क्रस्ट हो जाता है, फिर उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे कोर हो जाता है। ओके, तो जो पहला असर्शन है वो ठीक है कि अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर लेयर्स, ठीक है ना। रीजन दिया है कि सियाल सीमा निफेस सम ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन क्रस्ट एंड कोर। मतलब बता रहा है कि जो सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सीमा का मतलब सिलिकॉन मैग्नीशियम, निफे का मतलब होता है निकल और फेरस, ठीक है ना। तो ये बेटा कुछ आपके जो रीज़न है उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि पहले असर्शन तो बताया है कि 3 जो मेंटल, क्रस्ट और कोर इसमें डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। और सियाल, सीमा और जिनिफे है, ये जो मिनरल्स हैं इनका कंपोजिशन बता रहे हैं क्रस्ट और कोर में। तो बेटा ये जो आंसर आपका हो जाएगा, ये आंसर तो वैसे तो ट्रू होगा, अगर इसकी हम डेप्थ में जाएंगे तो ये जो सियाल और सीमा वाला जो आंसर है ये पार्शियली करेक्ट हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो करेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन पार्शियली करेक्ट हो रहा है, ठीक है बेटा, पार्शियली करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर उसके बावजूद भी हम लगाएंगे दोनों ही हमारे असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है ना। इग्नियस रॉक आर फॉर्म, नेक्स्ट देखते हैं असर्शन। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग सॉलिडिफिकेशन मैग्मा बीनीथ ऑफ द अबव द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ का जो सरफेस है वहाँ पर इग्नियस रॉक वगैरह जो है वो जो मैग्मा होता है वो निकलता है, क्रस्ट से को तोड़ करके निकलता है जो मैग्मा, उसको हम लावा बोलते हैं, और ऊपर सॉलिडिफिकेशन हो जाता है और वहाँ पर इग्नियस रॉक बन जाती है। ठंडा होने के बाद जो लावा है वो ठंडा होने के बाद सॉलिड हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है वहाँ पर अर्थ की क्रस्ट पर जा करके जम जाता है। तो ये तो ट्रू है। रीज़न देख लेते हैं। इग्नियस रॉक्स आर नॉर्मली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बताया है कि जो इग्नियस रॉक होती है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की होती है। तो बेटा ये बिल्कुल बात भी ठीक है, इग्नियस रॉक के बारे में दोनों बातें एक दूसरे से रिलेशन कर रही हैं, तो ट्रू है दोनों ही आंसर। ऑप्शन ए यानी बोथ आर और ए ठीक है, आर ए की सही से एक्सप्लेनेशन कर रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा। तो नेक्स्ट दिया हुआ है लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड, ये वाला लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द अदर। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, अब ठीक है। इसमें कह रहा है बेटा कि असर्शन में कि लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय आइदर एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो बता रहा है कि जो लैंड फॉर्म्स होती हैं वो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस से क्या होती है बेटा, यहाँ पर फॉर्म्ड हो जाती हैं। तो बेटा ये बिल्कुल सही बात है, जो लैंड्स होती है वो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक जो फोर्सेस है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म्ड होती है। जैसे एंडोजेनिक में जैसे ये अर्थक्वेक है ना, और जो टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से जो लैंड फॉर्म क्रिएट होती है। नेक्स्ट दिया एक्सोजेनिक फोर्सेस इंक्लूड वेदरिंग, इरोजन और डेपोजिशन। और बता रहे हैं कि जो एक्सोजेनिक जो फोर्सेस होती हैं ये क्या होती है, वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, डेपोजिशन होती है। बेटा बिल्कुल सही बात है। इसने कहा है कि इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो फॉर्म करती हैं लैंड फॉर्म को, ये ठीक है। और वही बात तो है कि जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती है वो वेदरिंग फोर्सेस होती है, जिसमें इरोजन होता है, डेपोजिशन होता है। अब इरोजन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर मान लो कोई सॉइल है और सॉइल किसी एक जगह से हट करके दूसरी जगह हट चली जा रही है, उसको इरोजन बोल रहे हैं, हट जाना, ठीक है ना। या मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से जो कोई माउंटेन्स है, कोई हिल्स हैं, इस पर सनलाइट पड़ रही सरफेस पर, माउंटेन की इस सरफेस पर जो आउटर सरफेस है ये वाली, यहाँ पर ध्यान बनाते सही से। देखो मान लो इसका कलर चेंज करते पहले तो, हाँ
अब मान लो ये आपका कोई माउंटेन है, ठीक है ना, उस माउंटेन पर आपका ये जो है, जो सबसे ऊपर का सरफेस है ये वाला, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, सन की लाइट आ रही है, सन की लाइट इस पर लगातार पड़ रही है, इस सरफेस पर वेदरिंग जितनी भी हो रही है, चाहे वो रेन हो, हीट हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, सारी चीज़ें ऊपर की जो लेयर है उस पर पड़ रही है, तो उसके जिसकी वजह से क्या होता है, वो लेयर टूट जाती है, इसको हम इरोजन बोलते हैं, जा करके वो जो लेयर है आगे चल करके सॉइल बन जाती है। तो बेटा ये तो एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण ही हो रहा है ना, तो असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है, और जो ऑप्शन ए वाला है कि दोनों ट्रू है, और आर ए की सही से एक्सप्लेनेशन करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, when the sea waves deposit sediments along the shore, sea beaches are formed। बिल्कुल सही बात है कि बेटा जब ये सेडिमेंट्स और जो along the shore एक साथ होते हैं तो सी का जो बीच है वो फॉर्म हो जाता है। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन द बीचेस ओनली। जो मशरूम रॉक्स है वो फाउंड होती है बीचेस ओनली। बेटा ये आंसर पार्शियली करेक्ट है, वैसे तो ओवरऑल दोनों ट्रू हो जाएंगे, लेकिन ये वाला जो है मशरूम रॉक, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण होते हैं मशरूम रॉक को बनने के, ठीक है ना, तो ये आंसर ओवरऑल पार्शियली ट्रू है, तो दोनों ही आंसर ट्रू हो जाएंगे, ठीक है ना। और रीज़न जो है वो अजर्शन की ये कर रहा है, रीज़न अजर्शन की सही से एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा बेटा, स्टेट गवर्नमेंट हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। बिल्कुल ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करते तो ये तो ट्रू आंसर हो जाएगा। रीज़न देख लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूस द बर्डन ऑफ द सेल्फ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इसमें कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रेशर होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन होता है उसको रिड्यूस करती है, तो बिल्कुल सही बात है बेटा, दोनों ही ये ट्रू हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट ना हो तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर बर्डन ज़्यादा हो, काम ज़्यादा हो, इसी वजह से जो स्टेट होते हैं वो अपने उनके वर्क के कुछ अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टेट होते हैं वो उनके आपके पास वर्क के लिए कुछ अलग ही सब्जेक्ट होते हैं। इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके बर्डन को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बर्डन को स्टेट गवर्नमेंट क्या करती, कम करती। तो आंसर दोनों ही सही है, और जो रीज़न है वो असर्शन की सही से एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो आपके जितने भी चैप्टर के अकॉर्डिंग जितने भी आंसर्स थे, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सबको देख लिया, ठीक है ना। तो आप ध्यान से इसको समझिएगा, ये अच्छे आंसर्स हैं, इसकी प्रैक्टिस करिएगा।